नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिल गई है। जिस जेल में वो सजा काट रहे थे वहां से उनको 9वीं बार पैरोल मिली है। 9 बार पैरोल। और ये जो पैरोल मिली है वो पूरे 50 दिन की मिली है। कई बार ऐसा लगता है कि उनको या सजा हुई है या फिर पैरोल हुआ है। उनको कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक आदमी, अभी थोड़ी देर भूल जाइए कि वो किसी संप्रदाय के हैं, क्या हैं, कैसे हैं। नागरिक, संविधान के हिसाब से हर नागरिक एक बराबर होता है। तो राम रहीम को सजा हुई है एक पत्रकार के हत्या के मामले में और बलात्कार, रेप के मामले में उनको सजा हुई है। यानी वो हत्यारे माने गए हैं कोर्ट द्वारा और रेपिस्ट माने गए हैं। यह आरोप नहीं है, यह आरोप सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट के अंदर और सिद्ध होने के बाद उसको सजा मिली है। हालत यह है कि ऐसे ऐसे लोग जो बरसों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। उमर खालिद को देख लीजिए आप, मतलब बेल एप्लीकेशन सुनने के लिए उनके टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। डेट पड़ती है, फिर 10 दिन टाल दिया जाता है। 24 जनवरी की फिर डेट पड़ी हुई है, देखते हैं उस दिन भी सुना जाता है या फिर टाल दिया जाता है। उनकी जमानत की याचिका सुनने का समय नहीं है। संजय सिंह के ऊपर करप्शन का आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन लगातार वो जेल में है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। मुस्लिम बच्चों की तो बात ही भूल जाइए। कितने सारे लोग, चाहे वो शर्जील इमाम हो या बाकी सारे लोग हो, ये सारे लोग लगातार जेल में हैं। लेकिन एक बलात्कारी जिसके ऊपर बाकायदा आरोप नहीं लगा, बाकायदा साबित हो चुका है, लंबी लड़ाई के बाद जो जेल गया था, उसको पैरोल लगातार दी जाती है और चुनाव आने पर तो उसको पैरोल दे ही दी जाती है। पूरी लिस्ट है कि चुनाव आने, जब जब चुनाव आते हैं तब तब उसको पैरोल दी जाती है। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आता है क्या वो? या फिर चुनाव में वोट डालने के लिए उसको पैरोल मिलता है? कितने अपराधियों को चुनाव में वोट डालने के लिए पैरोल मिलता है? पहली पैरोल तो चलो बिल्कुल ठीक है, उनकी मां बीमार थी, 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल दी गई थी, कोई बात नहीं। बीमारी के समय में घर में कोई शादी या इस तरह का फंक्शन हो तो पैरोल्स मिलने का रिवाज रहा है, पैरोल मिलती रही है। दूसरी बार भी चलो मान लेते हैं 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की और पैरोल दी गई। लेकिन तीसरी बार सीधे 21 दिन की पैरोल दी गई। उसके तुरंत बाद जून 2022 में 1 महीने की पैरोल मिलती है, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल मिलती है, जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिलती है, नवंबर 2023 में 8वीं बार फरलो मिलता है, उसको पैरोल मिलता है। और नवंबर से अभी जनवरी आया है और जनवरी में इस बार 50 दिन की पैरोल दी गई कि भाई ठंड बहुत लग रही होगी जेल के अंदर, आराम से हीटर में आके रहिए। तमाशा बना दिया गया है न्याय व्यवस्था का। इतनी पैरोल, इतने दिन लगातार जेल से बाहर, इसलिए कि फिर से एक बार चुनाव आ रहा है, चुनाव में माहौल बनाना है। इसलिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी डगमग स्थिति में है, उसकी स्थिति ठीक करनी है, इसलिए बाहर आओ और उसके भक्त जो है ये पैरोल की खुशी में बीजेपी को वोट कर सके। लोकतंत्र का और न्याय व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक आपको अपने समय में नहीं मिलेगा, जहां कुछ लोगों की जमानत याचिका सुनने का भी समय नहीं है हमारी कोर्ट के पास, और एक बलात्कारी और हत्यारे को लगातार कभी 50 दिन की, कभी 40 दिन की, कभी 1 महीने की पैरोल मिलती है, जिसमें बाहर आकर वो मजे करता है। कल लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा और ठीक कहा कि इससे अच्छा उसको जेल का चाबी ताला दे दीजिए, जब मन करे जेल में रहे, जब मन करे बाहर निकल आए। इसमें और बाहर निकलता है तो 5-5, 6-6 गाड़ियों का उसके आगे कारवां चलता है, जैसे कोई बड़ा शानदार आदमी आ रहा हो। आप अपने समाज में जहां महिलाएं ऐसे ही इतनी सुरक्षित हैं, रोज महिलाओं के बारे में बुरी खबरें आ रही हैं। अभी खबर आई है कि 11 साल की एक बच्ची जिसके साथ जिना हुआ था, गर्भवती हो गई थी। हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको अनुमति नहीं दी है कि वो अपने बच्चे से मुक्ति पा सके, उसकी इजाजत हरियाणा हाईकोर्ट ने नहीं दी। 11 साल की बच्ची, एक पापी के, एक अपराधी के अपराध का जो फल होगा उसको अपनी देह से भुगतना होगा। 11 साल की बच्ची क्या होती है सोच के देखिए। एक तरफ हमारे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को जिसको कोर्ट ने लंबी लड़ाई के बाद सजा दी है, जिसको सजा दिलाने के चक्कर में कितने सारे लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ा, कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या नहीं हुआ, उसको रोज की रोज पैरोल मिल जाती है। एक तरफ गुंडे हत्यारे खुलेआम घूमते हैं और जब हम ये वीडियो प्लान कर रहे थे तो खबर आती है कि असम में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है उसके ऊपर गुंडे हमले कर देते हैं।
एक तरफ राम रहीम जैसे लोगों को लगातार पैरोल मिल रही है, दूसरी तरफ ईडी को ऐसे बना दिया गया है कि भाई जब चुनाव आना शुरू हो तो कभी इनके यहां कभी उनके यहां समन भेजा जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ दिन पहले केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, लालू यादव, तेजस्वी यादव, रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं, वैभव गहलोत, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी का समन भेजा गया है। मतलब ईडी ने यह मान लिया है कि सत्ता पक्ष में तो किसी को समन भेजना नहीं है, सारा का सारा समन हमेशा विपक्ष के लोगों को भेजा है। एक किसान को इसलिए समन भेज दिया गया था क्योंकि उसने जमीन का विवाद उसका था कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ। जिस किसान के पास 500 रुपए और कुछ एकड़ जमीन थी उसको ईडी ने समन भेज दिया था। इधर राहुल गांधी के ऊपर आप एफआईआर कर दो। तो एक तरफ तो कानून का इस्तेमाल जो भी आपके खिलाफ है उनके खिलाफ आप लगातार करो। हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में था बहुत बड़ा करप्ट था, जो ही भारतीय जनता पार्टी में आया सारी जांच बंद हो गई। अजित पवार की जांच बंद हो गई, छगन भुजबल की जांच बंद हो गई, छगन भुजबल से मुकदमा वापस हो गया। मतलब अपने जो लोग हैं उनकी तो सारी जांचें बंद करा दो, लेकिन राम रहीम जैसों को पैरोल देने के लिए कानून का उपयोग करो। ये क्या तमाशा है? इस देश में लोकतंत्र है या फिर इस देश में कानून का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ना है? इधर खबर आई है कि दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। चलो 22 जनवरी को राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो समझ में आता है कि आप 22 जनवरी तक या 25 जनवरी तक या 26 जनवरी तक चलो आप कर लो, लेकिन पूरे एक महीने का आपने जो है लगभग 144 लागू कर दी। कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन शुरू होने वाला था, 12 फरवरी से किसान आंदोलन के शुरू होने की खबरें आ रही थी, उसको रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई। मजेदार खबरें एक से एक आ रही हैं। बंगाल में कहा गया कि जितनी राशन की दुकानें हैं वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगाई जाए। ममता बनर्जी ने कहा मोदी जी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, तो 7,000 करोड़ रुपए का जो पश्चिम बंगाल सरकार का फंड था उसको रोक दिया गया। मतलब आप मोदी जी की कोई फोटो नहीं लगाएगी राज्य सरकार तो उसका फंड रोक दिया जाएगा। फंड कोई भीख है या राज्य सरकार का हिस्सा है? और राशन की दुकान पे मोदी जी का फोटो क्यों होना चाहिए? रेलवे स्टेशन पे सेल्फी होनी चाहिए, बस स्टेशन पे फोटो होनी चाहिए, जो पेट्रोल भराने आप जाएं तो वहां मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, राशन की दुकान पे मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। भाई मोदी जी कोई अपने घर से दे रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों में से किसी की भी फोटो क्यों होनी चाहिए? राशन पे अनाज लेना जनता का हक है, राशन की दुकान पर जनता जाएगी अनाज ले ली। अब आप 7,000 करोड़ का फंड रोक दो कि फोटो नहीं लगेगी तो अनाज नहीं मिलेगा। तो लड़ाई आपकी और ममता जी की है, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना आम जनता को पड़ेगा जिसको ये फंड नहीं मिल रहा है। हां, हो क्या रहा है इस देश में कि बाबर रोड पर जाकर हिंदू सेना के लोगों ने अयोध्या मार्ग का स्टिकर लगा दिया। अरे भाई, बाबर रोड जो है अगर उसका नाम बदलना है तो कोई तरीका होगा, या फिर कोई भी जाके कहीं स्टिकर लगा देगा। लेकिन पागलपन का दौर है, और पागलपन के दौर की स्थिति यह है कि अयोध्या के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस बात के लिए कि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। अब आपको क्या लगेगा कि ये 3 लोग हैं जो आतंकवादी होंगे? आतंकवादी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में वो तस्वीरें आ जाएंगी जो गोदी मीडिया रोज दिखाता रहता है। लेकिन ये है कौन? एक का नाम है प्रदीप पुनिया, दूसरे का नाम है शंकर लाल दुसाद और तीसरे का नाम है अजित कुमार शर्मा, यानी तीनों के तीनों हिंदू हैं। अब जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अयोध्या में जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, चारों तरफ उत्सव का माहौल है, कोई मुखालिफत नहीं कर रहा, कोई विरोध न कर रहा, न हिंदू विरोध कर रहा है, न मुसलमान विरोध कर रहा है। कांग्रेस के लोग जाकर वहां पे पूजा पाठ कराए, बाकी लोगों ने भी यही लिखा है कि हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे वहां पर 22 तारीख को, नहीं उसके बाद जाएंगे। पूरे देश में कहीं विरोध नहीं हो रहा, उसमें ये 3 लोग वहां जाकर गड़बड़ी क्यों फैलाना चाह रहे हैं? आपके समझ में आ रहा है? खैर, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो भी लोग मुझे लगातार सुनते हैं उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि शांति बनाए रखें, इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दें। लेकिन सरकार से तो यह सवाल पूछना ही पड़ेगा कि एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लगातार क्यों हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुखालिफत करते हैं। क्या सरकार की मुखालिफत करना कोई अपराध है? क्या 2014 से पहले इस देश में सरकारों का विरोध नहीं हुआ है? बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाया गया है, गरीबी का सवाल नहीं उठाया गया है, भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठाया गया है। तो अगर 2014 के पहले ये सारे सवाल उठाना सही था, तो अब यह गलत कैसे हो गया है?
ऐसा कैसे हो गया है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां जाती है और इतने सारे केसेज होते हैं लेकिन उसमें से किसी को भी सजा नहीं मिल पाती है। जो टोटल कन्विक्शन रेट है वो इतना कम है कि सुन के हंसी आती है। यानी ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धमकी देने के लिए किया जा रहा है। अगर रिपोर्टें कह रही हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां के बच्चों के बारे में यह माना जाता है कि निकलते ही उनको तुरंत नौकरी मिल जाती है, उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। यह साल जो है सबसे मुश्किल साल साबित हो रहा है आईआईएम के बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। चाहे अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, कोझिकोड हो, कहीं भी हो, हर जगह जो आईआईएम इंस्टीट्यूट है, जो देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहां के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इतनी महंगी और इतनी मुश्किल पढ़ाई करने के बाद बाहर निकले मैनेजमेंट के, आप कह रहे हैं कि चारों तरफ बिजनेस बड़ा चल रहा है, तो अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो कम से कम मैनेजमेंट के बच्चों के लिए तो नौकरी होनी चाहिए थी। लेकिन मैनेजमेंट के बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी आईआईएम के बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, इनके बच्चों को कहां से नौकरी मिलेगी? और अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देश में रोजगार की स्थिति बहुत बहुत खराब हो गई है? अगर इस रोजगार पर कोई सवाल उठाए तो वो देशद्रोही हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, इतने साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, दुनिया की सारी सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन हर बात पे उनको रुलाई आ जाती है। इतने इमोशनल हो गए हैं वो। भाई, हमें इतना इमोशनल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मतलब 2014 में जब आप पहली बार संसदीय दल के नेता चुने थे, आपको आंख में आपके आंसू आए थे। समझ में आता है कि भाई आप एक साधारण से परिवार से आए थे और इतने ऊंचे गए, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। आप अगर इमोशनल हो गए तो समझ में आता है। लेकिन फेसबुक के कार्यालय में आप गए 2015 में कैलिफोर्निया में, वहां आपको एक सवाल के जवाब में आंसू आ गया। आप गोवा में जो है 13 नवंबर 2016 को, वहां आपको आंसू आ गया देश के लिए किए गए बलिदान को सोचकर। संसदीय बोर्ड की बैठक में कभी आपको आंसू आ जाता है, अब आपको अपना बचपन याद करके आंसू आ जाता है। भाई, या तो मतलब होता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो इमोशनल ज्यादा होने लगता है, लेकिन आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को देश में इतना सारा सम्मान मिलता है। आप लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है, वहां भी कोई आपकी स्थिति बुरी नहीं है। आप राज्यों में जीत रहे हैं, देश में आपको इतना प्यार सम्मान मिलता है। आपने 2 बार आप प्रधानमंत्री रह चुके, 3 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके, जीवन ने सब कुछ आपको दिया है। आपका काम जो देश में गरीबी के चलते, भूखमरी के चलते, परेशानी के चलते लोग रो रहे हैं, रोने पर मजबूर है, उनका आंसू पोंछना है। आपका काम मणिपुर में जो हिंसा नहीं रुक रही है, लगातार हिंसा हो रही है, उसके जो शिकार लोग हैं उनके आंसू पोंछना है। आपका काम देश के अंदर शांति बनाए रखना है। आपका काम देश के अंदर गरीबों, मजलूमों के आंसू पोंछना है। ऐसी नीतियां बनाना है कि बेरोजगारी के ये मंजर ना देखना पड़े। आपका काम यह देखना है कि एक बलात्कारी और हत्यारे को जो लगातार इतनी पैरोल मिल रही है, इस पर आप रोक लगाएं। इससे पूरी दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। आपका काम इंटरनेशनल मुद्दों पर बोलना है। आप सोचिए कि हूथी कह रहा है कि हम चीन और रशिया के जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान हमेशा इस तरह के मामलों पर हक के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहा है। आज हालत यह है कि फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई में हमारी कोई स्थिति ही नहीं है। ईमानदारी की बात है कि हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम जो ग्लोबल साउथ के मोरल लीडर हुआ करते थे, आज हम इररिलेवेंट हो गए हैं। आज हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। आपका काम अपने मुल्क को फिर से रेलिवेंट बनाना है। आपका काम इंटरनेशनल मुद्दों पर भारत की नैतिक स्थिति को बरकरार रखना है। आपका काम गरीबों, मजलूमों का आंसू पोंछना है। यह मैं दोहरा रहा हूं, आपका काम रोना नहीं है। आपको क्या नहीं दिया है जिंदगी ने? आपको सब कुछ दिया है जिंदगी ने, उसके बावजूद आप रोए जा रहे हैं। लोग रो रहे हैं, उनके आंसू कौन पोंछेगा? न्याय के नाम पर तमाशा हो रहा है, लोगों को बरसों बरस से जेल में रखा गया है और इधर राम रहीम जैसों को रोज पैरोल मिल रहा है। न्याय की देवी रो रही है, बताइए उसके आंसू कौन पोंछेगा? लेकिन देश है, देश में जाने क्या क्या चल रहा है। राम रहीम पैरोल पे छूट रहा है, उमर खालिद का डेट नहीं मिल रही है, उमर खालिद के जमानत की याचिका की सुनवाई के लिए समय नहीं मिल रहा है। राम मंदिर बन रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है और उसमें जो गड़बड़ी फैलाने पहुंचे हैं वो तीनों के तीनों हिंदू पाए गए हैं। न्याय यात्रा जो निकल रही है उस पर हेमंता बिश्वा शर्मा पहले एफआईआर करवाते हैं, आज उस पर हमला हो चुका है। ये किस रास्ते पे देश जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग खुश हैं, खूब सारा उसको एंजॉय किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश की जो दूसरी समस्याएं हैं उन पर बात करना, उन पर बोलना सरकार की सिर्फ मुखालिफत नहीं है, यह जनता के हित में बोलना है। और हम तो ये करते रहेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे कोई सरकार आ जाए। एक खबर आई और उसको लेकर मैंने ट्विटर पे लिखा है, यहां भी मैं एक बार उसको बोलना चाहूंगा। बिहार से खबर आई कि कोई विकास ट्रेडर्स है जिसको ये ठेका दे दिया गया है कि वो डिग्री कॉलेज में टीचर सप्लाई करे। अब आप ये सोचिए कि टीचर सप्लाई करना क्या सीमेंट और रोड़ा सप्लाई करना है? सीमेंट और बालू के सप्लाई के लिए ठेका देने की बात तो सुनी गई थी, लेकिन डिग्री कॉलेज में टीचर्स जो बच्चों की जिंदगी बनाते हैं उनका सप्लाई कोई विकास ट्रेडर करेगा? कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी विकास ट्रेडर को आपने सप्लाई का ठेका दे दिया। ये क्या तमाशा बना रखा है देश? और इस पर अगर सवाल उठाओ तो जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी के लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। भाई, जो लोग जनता के पक्ष में बोलते हैं उनका काम होता है, लिखे पढ़े लोगों का काम होता है हर गलत फैसले पर सवाल उठाना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार करे, चाहे आरजेडी की सरकार करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। लेकिन हमारे देश की हालत कुछ ऐसी हुई है कि अपने वाले की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। खैर, हमारे लिए अपने वाले सिर्फ आप हैं, हमारी जनता है। जहां जनता के खिलाफ कोई बात होगी हम तो सवाल उठाएंगे, और यह ताकत हमें तभी मिलेगी जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी मेंबरशिप लेंगे। सिर्फ 3 रुपए रोज की, यानी 89 रुपए महीने की मेंबरशिप जो आप लेते हैं हमारी, उससे भी हमें ताकत मिलती है। कैसे ये मेंबरशिप आप ले सकते हैं वो पिन कमेंट में देख सकते हैं। आप जब जुड़ेंगे, आप जब हमें ताकत देंगे, तभी हम कैमरे और हर तरह की सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।